हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का हम लोग मॉडल पेपर का हम लोग टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। जो भी छात्र एवं छात्राएं 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने की पूरी ज़्यादा संभावना रहेगा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वे रवादार ठोस का उदाहरण है। और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो वीवीआई प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। बे रवादार ठोस का इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी होती है? काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। यानी Na है, यानी कि सोडियम है, इसकी उप संयोजन संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? इसमें इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कि मेटल धातु की तरह ही विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है? इसका नाम है CrO2। क्या नाम है? CrO2 है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, ये सॉल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सॉल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अर्धपारगम झिल्ली से प्रसरण क्रिया में निकल पाते हैं। यानी जब अर्धपारगम झिल्ली है, जब प्रसरण की क्रिया होती है तो इसमें निकल पाते हैं। किसके अणु निकल पाते हैं? तो विलायक के अणु इसमें निकल जाते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन में बिल्कुल आपका बी हो जाएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां पर सब्सक्राइब लिखा होगा ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए, अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है डियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देखिए, पूछा जा रहा है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता, यानी जो प्रकाशीय सक्रियता लिखा हुआ ना, ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं हो रहा है। हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का अवनयन, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन और एक प्रासरण दाब, ये चारों आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। बट आपका ये प्रकाशीय सक्रियता ये नहीं होता है। अगला है, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है ना, जैसे कि आप ये सोडियम एक परमाणु है, यानी इसकी संख्या 11 है और इसका द्रव्यमान आपका 22 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 23। ठीक है ना। अगर तो देखिए, ये द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के संख्या का योगफल होता है। परमाणु का जो प्रोटॉन का संख्या होता है प्लस और उसके न्यूट्रॉन का संख्या, इसके परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या का योगफल होता है। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या होता है? काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। जब तापक्रम जो होता है ना बढ़ जाता है तब। अगला प्रश्न आपका, जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अपकृत नहीं करेगा? यानी जलीय घोल में हाइड्रोजन किसे अपकृत नहीं करता है? इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बतलाना है। देखिए, कह रहा है किसे अपकृत नहीं करता है जलीय घोल में हाइड्रोजन? जो आयरन होता है ना, Fe3 प्लस से आपका ये Fe3 आयन, इसे अपकृत नहीं करेगा। ठीक है ना, आयरन को। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, जो ये आपको संरचना दिया गया है और इसमें ई नोट का मान देखिए 1.30 वोल्ट दिया गया है और पीएच जो मान दिया गया है 2 इलेक्ट्रोड विभव है। तो इसमें इसका विभव कितना हो जाएगा? पीएच बराबर 2 इलेक्ट्रोड विभव, इसमें इसका मान कितना हो जाएगा? इसका जो डियर मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, 1.36 वोल्ट। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। ऐसे ऐसे इतना हार्ड क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है ना, बट आपका बहुत इजीली है। अगला देखिए, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम क्या करता है? बतलाइए, काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम ये संबंधित है किससे
संबंधित है? विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से ये संबंधित है। अगला है सेल, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे क्या कहते हैं? सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, यानी सॉरी कह रहा, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो रासायनिक ऊर्जा रहता है ना वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। उसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल। याद रखिएगा, काफी ज्यादा VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। जो अभिकारक अणु होता है ना उसको उत्पाद में, यानी मान लीजिए ये H2+O2 हुआ, H2+O2 इधर 1 2H2O, तो ये आपका देखिए इधर अभिकारक हुआ और इधर वाला उत्पाद हुआ, यानी अभिकारक अणुओं को, यानी जो अभिकारक अणु है ना इसको उत्पाद में, यानी इधर वाला उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बराबर क्या होती है? आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बराबर होती है सक्रियण ऊर्जा। क्या होती है डियर? सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन में बिल्कुल आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला CH3 जो ये रिएक्शन आपको दिया गया है ना, ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसमें आपका कोटि क्या होता है? याद रख लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को अवश्य याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें कोटि हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला है जल में H2+Cl2 जब यह अभिक्रिया करता है तो HCl का निर्माण करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है, और ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो जब ऐसा होता है ना तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु है उसके प्रतिक्रिया यानी अभिक्रिया करने का वो दर है ना, वो रेट है ना, वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है डियर? ये निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर, यानी कि सक्रिय जिसका भार होता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न है आपका, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण ये अभिक्रिया है, इसमें कितनी परतें होती है? इसमें एक परत होता है। कितना होता है? एक होता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? देखिए कह रहा है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए टिंडल, चीनी के जो घोल होता है ना इसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। अगला है दूध एक उदाहरण है। दूध किसका एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन में से बतलाइए। जेल, सॉल, निलंबन, पायस। देखिए दूध जो होता है ना ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये आपका पायस का उदाहरण हो जाएगा दूध, और काफी ज्यादा VVI प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? याद रखिएगा डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? इसका आयतन कितना होता है? तो इसका आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है? देखिए जल है, दूध है, गोंद है और धुआं है। इसमें से बतलाना है कोलाइड घोल नहीं है। कोलाइड घोल आपका जल नहीं है। बाकी देखिए दूध हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, धुआं, ये सभी कोलाइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन होता है? देखिए ठोस समुदाय, ऑप्शन है आपका धूम्र, केक, संश्लेषित जैम और प्यूमिस पत्थर। तो संश्लेषित जैम आपका ठोस समुदाय के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न 25 नंबर है आपका, वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? याद रखिएगा, VVI प्रश्न बनता है, आयरन का ऑक्साइड का अपचयन, जो आयरन का ऑक्साइड रहता है ना इसका अपचयन होता है। अगला है, कॉपर का मुख्य स्रोत क्या है? कॉपर का मुख्य स्रोत है इसका कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट भी है, ठीक है ना, कॉपर पायराइट तथा हमारी जो मारना है हमारी कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास दोनों है इसका, है इसके, ठीक है ना। और मुख्य इसकी बात कर रहे हैं तो कॉपर ग्लास ही मार दीजिए, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल B नंबर सही जवाब हो जाएगा, लेकिन कॉपर पायराइट भी आपका कॉपर का ही है इसका, ठीक है ना। चलिए अगला, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, जब कोई भी धातु का ऑक्साइड होगा उसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं, ठीक है ना, गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है किस तरह से? इस तरह से। देखिए
तो यहाँ पर जो कार्बन बनता है, यहाँ पर जो कार्बन है ना, कार्बन, तो ये कार्बन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ऑक्सीकारक होता है। कार्बन क्या होता है, ऑक्सीकारक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनमें से कौन सा मेटल है जो कि धरती के अंदर, भूपर्पट्टी के अंदर अधिक मात्रा में पाई जाती है, आपको यही बतलाना है। तो एल्युमिनियम जो है ना, और धातु की बात कर रहा है तो एल्युमिनियम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डोलामाइड खनिज में पाया जाता है। काफी ज्यादा भिविया प्रश्न है, याद रखिएगा। डोलामाइड खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है डियर, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गलेना किसका अयस्क होता है। देखिए डियर, गलेना जो है ना, ये पीवी का अयस्क होता है। पीवी यानी कि सीसा हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है। सबसे बड़ा बॉन्ड कौन अमोनिया में पाया जाता है। NH3 मतलब क्या हुआ, अमोनिया हुआ। क्या हुआ, अमोनिया, अमोनिया में पाया जाता है। चलिए अगला है, H2SO4 एक क्या है। देखिए हाइड्रोजन सल्फेट जो है ना, ये H2SO4 ये एक क्या है, याद रखिएगा डियर। H2SO4 क्या है, ये एक द्विभाषमिक अम्ल है। H2SO4 ये क्या है, एक अम्ल है, बट कौन सा अम्ल है, द्विभाषमिक। ये देखिए, दू से याद रखिएगा, द्विभाषमिक। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। काफी ज्यादा भिविया प्रश्न है, याद रखिएगा। विस्मत की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +3 होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। इनमें से कौन सा है जो कि सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक यानी सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। याद रखिएगा, सही जवाब आपका फ्लोरीन हो जाएगा, F2 हो जाएगा। सल्फाइड एस का समाहरण किया जाता है। काफी ज्यादा भिविया प्रश्न है। सल्फाइड एस का जो समाहरण किया जाता है, शोधन किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। किसके द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। अगला है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। जो हीलियम होता है ना, He, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, ये हीलियम का मुख्य स्रोत है। अगला, निम्नलिखित में सबसे प्रबलतम अम्ल इनमें से बतलाना है। Bi3 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है। बंधन कोण किसका सबसे अधिक हो जाएगा, तो बंधन कोण जो है ना, ये सबसे अधिक हो जाएगा Bf3 का। किसका हो जाएगा, Bf3 का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित कौन करता है। देखिए, अनुचुंबकत्व को प्रदर्शित करेगा आपका ऑक्सीजन। कौन करेगा, ऑक्सीजन, यानी कि O2 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऐसा कौन सा धातु है, मुक्त नहीं करती है। ऐसा कौन सा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को, यानी H2 जो है ना, इस गैस को मुक्त नहीं करती है। बतलाइए ऐसा कौन सा धातु है। इस धातु का नाम क्या है, इस धातु का नाम है कॉपर। क्या नाम है, कॉपर हो जाएगा सही जवाब। अगला है, जब FeOH का होल 3 सोल में सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है इसमें डियर, FeOH3 का अवक्षेपित हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, FeOH होल 3 ये अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है, क्या कर रहा है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। काफी ज्यादा भिविया प्रश्न है, याद रखिएगा। डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, इसका आकार होता है डबल डम्बेल। क्या होता है, डबल डम्बेल। अगला है, संक्रमण तत्व है। देखिए, जो डी खंड के जो तत्व होते हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उसे हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, यानी संक्रमण एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अगला, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम बतलाना है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कौन सा धातु, सोना पाया जाता है। कौन पाया जाता है, सोना। चलिए अगला देखिए, जो ये इसका आयुपेक नाम बतलाना है। H2P2Cl होल 6, इसका आयुपेक नाम बतलाना है। देखिए डियर, बहुत ही आसान होता है। आयुपेक नाम इसका बतलाना है तो कैसे, सबसे पहले जो ये कंपाउंड दिया गया है, यौगिक जो दिया गया है,
इसका सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, देखिए किस तरह से निकालते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन होता है, इसमें केंद्रीय परमाणु Pt है जो लगा हुआ है ना, ये केंद्रीय परमाणु है। तो इसको कुछ मान लेते हैं, x मान लीजिए। तो देखिए हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, तो 1 और इसके साथ गुना हुआ है 2, तो 2 कर देना। और हमेशा इसमें केमिस्ट्री में जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह लगा दिए। Pt को मान लेना है आपको x, ठीक है ना। फिर प्लस लगा दिए, प्लस लगाइए। फिर Cl की संयोजकता होता है -1, तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, प्लस माइनस चूंकि माइनस हो जाएगा तो -1 लिख देते हैं। और देखिए इसके साथ गुणांक में 6, तो 6 से गुना कर देते हैं। और बराबर में देखिए इसके ऊपर में कोई भी आयन नहीं है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर में यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ पर 2 लिखते, ठीक है ना। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस 2 को माइनस रहता तो यहाँ -2 लिखते, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 रहता है तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कोई भी आयन नहीं है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस x और 1 का 6 से गुना होगा -6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा x -6 में से 2 घटाएंगे -4 हो जाएगा, अब बराबर 0। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। देखिए 4 जो आया है ना ऑक्सीकरण संख्या, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है 4। इस ऑक्सीकरण संख्या को आपको याद रखना है। ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है 4 आया। अब देखिए नाम इसका अगर बतलाना है ना, सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर है ना उसका नाम बतलाना। जैसे हाइड्रोजन है ना, तो सबसे पहले इसका आयुपेक इसका नामकरण करेंगे तो हाइड्रोजन सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए जो केंद्रीय उसके बाद जो हाइड्रोजन लिख देने के बाद इसमें जो लगा रहता है जैसे ये Cl6 है ना, तो इसका सबसे पहले लिखेंगे। तो हाइड्रोजन हेक्सा 6 के लिए प्रयोग, जैसे 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका 3 के लिए ट्राई करते हैं, 4 के लिए ये क्या करते हैं, 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है, तो हेक्सा लिख दिए। और Cl मतलब हुआ क्लोरीन, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन। अब देखिए उसके बाद फिर आपको Pt को लिखना है। Pt का नाम क्या है? इसका नाम है प्लेटिनम, तो लिखना आपको प्लेटिनम, इसका नाम है प्लेटिनम। उसके बाद जो भी ऑक्सीकरण संख्या आया है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या आपको लिखना है। ऑक्सीकरण संख्या आया है 4, तो आपको रोमन अक्षर में लिखना है। ये नहीं कि आपको 4 इस तरह से लिखना है, नहीं, इस तरह से लिखिएगा गलत हो जाएगा। और सभी को एक बार इस तरह से जितना भी है ना सभी एक लाइन में रहना चाहिए, तो ये इसका आयुपेक नामकरण हो गया। देखिए हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरीन प्लेटिनम 4। देखिए हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें से सारा ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम 4, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा मिस देखेंगे, Pt लिख दिया है तो Pt इसको नहीं लिखना चाहिए, प्लेटिनम लिखना चाहिए अगर शुद्ध मीनिंग चाहिए तो, ठीक है ना, शुद्ध इसका आंसर चाहिए तो, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? काफी ज्यादा भिविया प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछे थे। NiCl4 2- का हो जाएगा, ठीक है ना। किस यौगिक के केंद्रीय धातु का प्रसंकरण DsP2? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका प्रसंकरण, जिसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है? ऐसा कौन सा धातु है, किस यौगिक का धातु का केंद्रीय धातु का प्रसंकरण है जो DsP2 होता है? तो इसके लिए आप फिर से आप क्या कीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या अगर 2 आता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? Sp लिखते हैं। आप जानते हैं अगर 3 आता है तो इसके लिए sp2 लिखते हैं। फिर 4 आता है तो sp3, इस तरह से लिखते हैं। 1 आता है तो sp, 2 आता है तो sp2, 3 आता है तो sp3, 4 आता है तो dsp, फिर dsp2, इसी तरह होता है, आप जानते हैं। तो इसका केंद्रीय प्रसंकरण किस इसमें से सभी को चेक करना होगा। तो देखिए सही जवाब आपका जो होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NiCN4 2- का। क्या कीजिएगा, देखिए NiN, तो पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए Ni का हो जाएगा x, अब Cn का होता है -1, तो -1
और गुना है 4 और बराबर -2 है, -2। देखिए यहाँ पर आयन -2 है तो -2, तो x - 4 बराबर -2, तो x बराबर -2 आप प्लस कितना हो जाएगा 4, यानी x बराबर 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है sp आ रहा है, बट इसमें sp2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सही जवाब जो बनेगा NiCN4 2- हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्रीय धातु का केंद्रीय धातु का प्रसंकरण, और देखिए प्रसंकरण निकालने, जैसे ऑक्सीकरण अभिसंख्या निकालने कितना 2 आया है ना, तो इसमें इसके साथ लोन पेयर भी जोड़ना होता है, ठीक है ना। अब देखिए लोन पेयर आपको जोड़ना होगा, तो लोन पेयर क्या होता है, देखिए ये लोन पेयर मतलब होता है निर्जन जोड़ी। क्या होता है हिंदी इसका, निर्जन जोड़ी। आप जब प्रसंकरण आपको बतलाएंगे ना डिटेल में तो उसमें समझिएगा, अगर इस तरह से हम आपको समझाएंगे तो नहीं समझिएगा। ऑक्सीकरण संख्या के साथ जो ऑक्सीकरण संख्या आया है 2, इसके साथ लोन पेयर को जोड़ना होगा। तो लोन पेयर को जोड़ने के बाद जब आएगा ना उसके हिसाब से DsP2 लिखाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अगर होगा तो हम आपको ऑक्सीकरण संख्या, संकरण ये सभी निकालना सिखला देंगे। इसे आप सीखे होंगे तो आपको बुझा जाएगा। अरे देखिए ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इसमें से बतलाना है, तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है आपका ग्रेफाइट। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CH4 में सिग्मा बंध की संख्या, जो मीथेन है ना सिग्मा, देखिए इसका संरचना सूत्र आपको निकालना है। देखिए कार्बन के साथ क्या गो हाइड्रोजन है, तो 4 गो है, तो कार्बन एगो है। देखिए यहाँ पर कार्बन एगो है तो एगो कार्बन हो गया, इसके साथ 4 गो की इस संयोजकता पूरा करने के लिए 4 गो लेगा हाइड्रोजन, 4 गो ले लिया, 4 गो है यो है। और देखिए सिंगल बॉन्ड जहाँ पर रहेगा तो वहाँ एक सिग्मा होता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, 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 तो इसमें क्या सिग्मा हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो गया। बहुत ही ईजी है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है, कार्बन एकल बंध की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉन, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉन, जिसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, जानते हैं। अगला चलिए अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है, जो अल्कोहल होता है ना उसका क्रियाशील मूलक क्या होता है, बंध OH होता है, यानी OH इसका क्रियाशील मूलक होता है, ठीक है ना। और ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये आपका क्या है, ये एल्डिहाइड का है क्रियाशील मूलक, और ये आपका कीटोन का हो जाएगा। तो अल्कोहल का पूछा है तो OH हो जाएगा। अब देखिए डियर प्रश्न है आपका, इस यौगिक का नाम, देखिए ये है आपका बेंजीन, इसको क्या कहते हैं, अगर ये भी इसका नाम है बेंजीन, और ये भी जिसे यहाँ पर एक पाए खींचे तो इसको छोड़ के देने के बाद यहाँ पर खींचना, इसको छोड़ देने के बाद यहाँ, ये भी बेंजीन है। अगर इसके साथ अगर मूलक कोई OH लगा है तो इसका नाम होगा फिनॉल। यहाँ पर देखिए OH लगा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। मीथेनॉल का सूत्र क्या होता है, देखिए मीथेनॉल का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CH3OH, मीथेनॉल, नॉल, देखिए नॉल अल्कोहल, देखिए पढ़ने से भी आता है, जिससे यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप मीथेनॉल, जैसे अल्कोहल पढ़ते तो अल्कोहल हल आ रहा है, इसमें मीथेनॉल आ रहा है ना, तो इन्हें आप समझ सकते हैं, जिसके अंत में OH तो जरूर ही होगा। देखिए इसके अंत में नहीं है, इसके अंत में भी नहीं है, इसके अंत में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग छांट कर भी बना सकते हैं। मीथेनॉल आपका CH3OH हो जाएगा। सॉरी, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या आपका CH3O C2H5 का आयुपेक नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, देखिए CH3O C2H5 इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, देखिए इसका नाम इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से किसी का भी नहीं है। तो देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथॉक्सिन इथेन नाम है, मिथॉक्सिन इथेन इसका नाम है, क्या नाम है, मिथॉक्सिन इथेन नाम है। तो मीथेन यहाँ पर दिया है इसलिए गलत, इथेन होना चाहिए, मिथॉक्सी इथेन होगा इसका नाम, इसमें से कोई नहीं होगा। नाम है आपका, अगला है आपका कीटोन का क्रियाशील, अभी तुरंत बतलाएं, डबल बॉन्ड ये आपका होता है CO, इस तरह से, तो ये आपका कीटोन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है भाग लेता, वह एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, इसको पढ़ते हैं अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है
भाग लेता है, कौन भाग लेता है? केनिजारो अभिक्रिया में। केनिजारो अभिक्रिया आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये जो अभिक्रिया दिया गया, जो ये जो चेन दिया गया है, श्रृंखला का क्रम, इसमें कितने कैनोनिकल संरचना दिखाया गया है? इसमें कितने कैनोनिकल संरचना दिखाया गया है? तो इसमें कैनोनिकल संरचना हो जाएगा आपका कितना, बतलाइए। 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है HCHO। बिल्कुल काफी द विविया प्रश्न है, याद रखिएगा। अब देखिए डियर, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? ये जो आपका अभिक्रिया है ना, ये जो X है, इस X के जगह यहाँ पर क्या रखा गया है और उत्पाद में हमको ये प्राप्त हो गया है। देखिए यहाँ पर SN बट्टा HCl, यहाँ पर SN और HCl की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हुआ है। तब यहाँ पर NH2 का, और ये आपका बेंजीन को बेंजीन ही रहा है, बेंजीन तो बेंजीन ही रहा है, और यहाँ पर NH2 का प्रयोग हो गया है, NH2 आ गया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। काफी ज्यादा विविया प्रश्न है, याद रखिएगा। एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ये प्रतिक्रिया जब करता है तो स्किप्स बेस का निर्माण करता है, स्किप्स बेस का निर्माण करता है। अगला है C3H9, N से बनने वाले बहुलक की संख्या कितना है? इसमें बहुलक की संख्या 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, याद रखिएगा, विविया प्रश्न है। अगला निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज, इसको बायोडिग्रेडेबल बहुलक कहा जाता है। कार के टायर में प्रयुक्त होता है, जो कार होता है ना, जो कार का जो टायर होता है, इसमें प्रयोग किसका होता है? इसमें प्रयोग होता है डियर ब्यूना रबर का। किसका प्रयोग होता है? ब्यूना रबर का। अगला देखिए, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी आ जाती है तब रतौंधी होता है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है। कितना होता है? 4। अब है आपका डिटोल का उपयोग किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में, यानी प्रतिरोधक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है कपड़ा धोने का सोडा क्या? कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये आपका बुझा हुआ चूना है। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। ये बिना बुझा हुआ है और ये बुझा हुआ है COH का होल ट्वाइस। तो 70 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, और सभी स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? जो इस चैनल का नाम है, PDF होगा तो दे देंगे, NKK ऑफिशियल 3M। टेलीग्राम ग्रुप का ये नाम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डायरेक्ट वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर क्विज होता है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और आप सभी वहाँ से जवाब देते हैं, तो ज्वाइन अवश्य हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।